हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नागरिक शास्त्र इसका जो चैप्टर 1 है सभी जन एक है, इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्यारी सी कविता दी हुई है, चलिए उसे हम पढ़ते हैं। हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। बॉक्स में लिखी कविता आपने अभी सुना, और जिस प्रकार बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली जैसे अलग अलग रूप रंग खुशबू वाले फूल एक साथ गूंथ कर एक सुंदर माला बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, जातियों और पहनावे, रूप रंग और ये सारी चीज़ हमारे देश में विविधताओं को माना जाता है, और इसीलिए हमारे भारत देश को भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसमें विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थिति पाई जाती है। जैसा कि हमने जानते हैं कि दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत में एक और जहाँ चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग है, वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी है। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है, जिससे कि हमारे देश में भारत की संस्कृति में विविधता है, क्योंकि समय समय पर हमारे भारत में विभिन्न भागों से लोग आते रहे हैं और उन्हीं के द्वारा नए धर्म, नए रीति रिवाज और नई भाषाएं हमारे भारत में आती गई। हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि हमारे देश में 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन सहन और रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। देश में 225 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि। हमारे देश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती है। जब हमारे देश में एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं तो भाषा की यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण भी बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो भाषाएं बदल जाती है, जिसके कारण वह परेशानी भी बन जाती है। दूसरी तरफ इन अलग भाषाओं में लिखा गया है कि साहित्य हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। तो हमारे देश में अगर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है तो साहित्य भी अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती है, तो यह हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। अब हम देखेंगे विविध त्योहार। अब त्योहार के बारे में देखेंगे तो क्या लिखा है कि जैसे कि हम जानते भी हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर उनके द्वारा मनाए गए त्यौहार भी अलग अलग होंगे। जैसे कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। तो त्यौहार जो जैसे होली, दीपावली तथा दशहरा ये हिंदू के प्रमुख त्यौहार है। ईद मुसलमानों का, प्रकाश पर्व सिखों का और क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा जैसे और जैन
महावीर जयंती तथा पारसी नवरोज उत्साह से मनाते हैं। तो इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। और कुछ त्योहार ऐसे भी होते हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे बैसाखी जो कि पंजाब में मनाया जाता है, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु तथा मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये त्यौहार फसल के पकने तथा काटने के अवसर पर मनाए जाने वाले त्यौहार है। इनके अलावा राष्ट्र पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती को भी हम भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना से मनाते हैं, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे देश के विविध नृत्य। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो नृत्य है वो कौन सा है? कथक, तमिलनाडु की भरतनाट्यम, उड़ीसा की उड़ीसी और केरल का कथकली। इन नृत्यों की अलग अलग पोशाक निर्धारित की गई हैं और शैली और मुद्राएं होती हैं। और ये सारे भारतीय नृत्य पौराणिक कथाओं पर आधारित है। अब हम देखेंगे पहनावे में विविधता। जैसा कि हमने भी देखा है कि जब भी हम एक भाग से दूसरी जगह जाते हैं तो पहनावे का तरीका भी बदल जाता है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। कश्मीर में पहने जाने वाला फिरन जो होता है वह जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियाँ वहाँ के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाती है। और जिस तरह से हमने क्या देखा कि जो हमारा देश है इसमें हमारे देश के विभिन्न भाग में पहनावे में भी चेंजेस आ जाती हैं। अब हम देखेंगे विविधता में एकता। तो इतनी सारी विविधताएं हैं हमारे देश में, फिर भी हमारे यहाँ एकता भी है। कैसे? चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप जानते हो जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम है उनमें भी प्रमुख खिलाड़ी हैं, किंतु क्या सारे खिलाड़ी एक ही जगह और उनकी एक ही बोली है या एक ही स्टेट से हैं? ऐसा नहीं है। वो अलग अलग धर्म और अलग अलग प्रदेशों से संबंधित हैं। जैसे कि ये सभी खिलाड़ी अलग अलग प्रदेशों और धर्मों के खिलाड़ी हैं, किंतु फिर भी वो एक साथ खेलते हैं। ये सभी खिलाड़ी विभिन्न धर्मों और प्रांतों से संबंध रखते हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं। लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते हुए जब ये खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो वे एकता में एक सूत्र में बंधकर देश के लिए खेलते हैं, भारत के लिए जीत हासिल करके और इसका मस्तक ऊंचा करते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को सभी लोग जानते होंगे कि यह भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है इन्हें। और ये मेनली कहाँ के थे? इनकी बोली क्या थी? बंगाल के थे ये। आपने अपने बड़ों से आज़ादी की लड़ाई की कहानी भी सुनी होगी। और हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कोने कोनों से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया। ये भी एक हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है जिससे हम बता सकते हैं कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज़ादी की लड़ाई में, जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। आपने देखा कि अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं, पहनावे आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं और इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत हमेशा एकता ही रही है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं से सजी हुई है। तो हमने देखा कि जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग धर्म है, जाति है, भाषा है, पहनावा है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है वहाँ
सब लोग एक हो जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारे समाज की विविध चिंताएं, जैसे कि हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न साजी जाने वाली जातियां को और उनके अधिकार दिलाने के लिए, जो निम्न समझी यानी जो लोअर कास्ट के हैं, उनके लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने की महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है और भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, लिंग का हो या धर्म का हो, उसे समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। वर्षों से भेदभाव से पीड़ित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। बाल श्रम, जो कि हमारे देश की मुख्य चिंताओं में से एक हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड लेबर। और बाल श्रम में आशय यहाँ पे उन बच्चों से हैं जो 14 वर्ष की आयु से छोटे हैं और उन बच्चों से मजदूरी कराई जाती है। और उनका मेन कारण क्या है जिसकी वजह से वो मजदूरी करते हैं? गरीबी और अशिक्षा, यानी वे गरीब होते हैं और वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे मजदूरी कराई जाती है। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनियमन 1986 में लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया है। और हमारे समाज में सुरक्षा जो बालिका की है वो भी एक चुनौती का विषय है, क्योंकि बालिका सुरक्षा का जो तात्पर्य है उन्हें वह ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जिसमें कि वह सुरक्षित हो। इसके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें भी सिखाई जाती है और इसके लिए सरकार द्वारा की गई काफ़ी कार्यक्रम जो है वो चलाए भी जा रहे हैं। इसके अंतर्गत लड़कियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों को सिखाया जा रहा है। साथ ही महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून से अवगत कराना और शोषण के खिलाफ जागरूक कराना भी इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ भी हमारे द्वारा लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है और गवर्नमेंट इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करता है और जिसके तहत हमारी भी ड्यूटी लगती है कि हम बच्चों को वो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दें। हमारे समाज में लिंग भेद भी एक मुख्य समस्या है। भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है। फिर भी हम देखते हैं कहीं गांव में लड़के लड़कियों में अनेक प्रकार, गांव के शहर में भी होता है, उनमें हम भेदभाव करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को कहीं कहीं तो प्रारंभिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रखा जाता है। यदि कोई लड़की खेल कूद में आगे बढ़ना चाहती हैं तो उसे ये सब लड़कों के काम है कहकर हतोत्साहित किया जाता है। ये अब गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक भारत सरकार की बालिका सुरक्षा एवं विकास संबंधित महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2015 में की गई थी और इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शोषण से बचाना और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे वास्तव में लड़कियों और उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति को क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ही व्यर्थ कर रहे हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में हैं, जैसा कि आप जानते हो कल्पना चावला और मदर टेरेसा और भी हमारी सुनीता विलियम्स, ये सारी जो लड़कियां हैं और ये सारी लड़कों के बराबरी पर हैं और ये काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं।
खेलों में जैसे पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्ज़ा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, एमएमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक आदि ने भारत का नाम ऊंचा किया है। समाज सेवा में मदर टेरेसा तथा मेघा का पाटेकर का भी नाम उल्लेखनीय है। भारतीय मूल की 2 महिलाएं जैसे कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष के यात्री में ख्याति अर्जित की है। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें लड़के और लड़कियों में कोई भी असमानता नहीं दिखानी चाहिए और उन्हें समान भाव से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। अब हमारे राष्ट्र प्रतीक जिसको हम पढ़ेंगे आवर नेशनल सिंबल। हमने देखा कि हमारे देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए है। हमारे देश में एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से भी की जाती है, जैसे कि ये चिन्ह राष्ट्र प्रतीक कहलाते हैं। सबसे पहले जो है राष्ट्र ध्वज, जो हमारा तिरंगा है, यह क्रमशः 3 रंग के शरिया सफ़ेद एवं हरा रंग से बना है और हर रंग का अपना एक अलग महत्व है, जो संदेश भी अलग अलग हैं इनके। जैसे कि सबसे ऊपर का जो रंग है वह केसरिया, ये हमें रंग और बलिदान का प्रतीक है। बीच का सफ़ेद रंग शांति और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली को दर्शाता है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र जो है यह उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना है होता है और इसमें कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई जो है वह और चौड़ाई यह किस रेशियो में है? 3:2 के अनुपात में है। अब हम देखेंगे, अब हमारा राष्ट्र ध्वज जो है इसके तहत जो संहिता है ये हम देखेंगे क्या क्या हैं, यानी उनके संबंधी नियम। ध्वज फटा पुराना या खराब रंगों वाला ना हो और ध्वज में हमेशा केसरिया रंग ऊपर हो। इसे निजी वाहनों या तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल ना करें। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार ले। ध्वज फहराते समय जो ध्वज है वह झुका ना हो। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित किया गया था? इसके रचयिता कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इसका कंपोज किया था और राष्ट्रगान के गायन जो है इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए? 52 सेकंड की होनी चाहिए। नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है, इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। और यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन का प्रेरणा स्रोत था। और इसका प्रथम पद इस प्रकार है। देखिए यहाँ गीत भी लिखा गया है जिसको हम गा के सुनाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम।
तो ये जो हमारा राष्ट्रगीत जो है यह किसने दिया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्र पशु। तो भारत का राष्ट्र पशु जो वो कौन है? बाघ है। और यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्र पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। और बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, वहाँ पक्षियों का शिकार करना जहाँ मना रहता है, स्थापित किए गए हैं। तो कितने बाघ अभयारण्य बनाए गए हैं? टाइगर रिजर्व 50, जहाँ पर क्या होता है? शिकार करना बिल्कुल भी मना होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्र पक्षी। सभी जानते हैं राष्ट्र पक्षी कौन सा है? हमारा मोर है। और इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा सिर पर पंखे की आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है तथा पूंछ लंबी और चमकीले हरे पंखों की बनी होती है। नर मोर जो है अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। और कब ये ज़्यादा नृत्य करता है? जब ये बादल को देखता है। मेघ जब आते हैं आसमान में तब जो मोर है वो नाचने लगता है। मादा मोर का रंग जो होता है वह भूरा होता है। वह नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती है। अब हम देखेंगे राष्ट्र पुष्प जो हमारा कमल है। और यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला एवं पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही कमल जो है भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। राज चिन्ह जो है हमारे भारत का राज चिन्ह कहाँ है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और राज चिन्ह में 4 सींग है और प्रत्येक सींग का मुंह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है और इस चक्र के दाईं ओर एक साढ़ और बाईं ओर एक घोड़ा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। चलिए आज हमने इस वीडियो में हमने पाठ 1 जो कि सभी जन एक है, ये चैप्टर को पूरा कर लिया है। और इस चैप्टर में हमने मेनली क्या पढ़ा है कि हमारे देश में कई प्रकार के धर्म हैं, जाति है, अलग अलग रूप रंगों के लोग हैं, पहनावे हैं, धर्म है, सभी अलग है। फिर भी अगर हमारा देश जो है एकता की मिसाल कायम करता है और देश की आन बान के लिए लोग, सारे धर्मों के लोग एकजुट होकर अपने देश के लिए मर मिटते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, जैसे कि सरहद पे जो हमारे जवान हैं वहाँ पर भी वो अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग उनकी बोली है, अलग अलग जाति है, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए वो अपनी जान गंवा देते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि त्यौहार भी हमारे देश में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के नृत्य भी होती हैं। और पहनावे में भी देखा जाए तो हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे 250-300 किलोमीटर के दूर पे बोली, पहनावे, ये सब हमारी चेंज होती रहती है। जैसा कि हम देखेंगे कि हमारे जो विविध चिंताएं जो है, कौन कौन से विविध चिंताएं जो हमने पढ़े थे। सबसे पहले छुआछूत, दूसरा जो है बाल श्रम और बालिका सुरक्षा और लिंग भेद, ये 4 समस्याएं जो थी, चिंताएं जो थी, इनके तहत समय समय पर हमारी जो सरकार है अधिनियम लागू करती हैं जिससे कि इन समस्याओं को ख़त्म किया जा सके। और देखा जाए तो जो हमारे राष्ट्र चिन्ह हैं
इसे हम भली भांति जानते हैं और इनके बारे में भी आज हमने खूब पढ़ा। और वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, इसको भी हमने खूब अच्छे से गाकर सुना। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।